हैदर अली के नेतृत्व में और उनके बेटा टिप्पू सुल्तान के नेतृत्व में केरल में जो जबरदस्त आक्रमण हुआ, और पहला टारगेट ऑब्वियसली मंदिर था। यंगस्टर्स आर यूजलेस, ऐसा एक सो कॉल्ड बूढ़े लोगों का एक प्रॉब्लम है। एक ऐसा कहते हैं, एक ग्रैंडफादर वाइफ, हिंदुओं के कत्ले आम ये आक्रमण किया। इट वॉज ऑल रिकॉर्डेड। क्यों आपके महाराष्ट्र के काँग्रेस लोग ऐसा करते हैं मुझे मालूम नहीं है। नमस्कार, मी प्रतिभा चंद्रन आणि तुम्ही बघत आहात नवराष्ट्राचा एक विशेष पॉडकास्ट। हा पॉडकास्ट आहे जे नंदकुमारजींसोबत, जे केरळमध्ये गेली अनेक वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचं काम करतात। आपण शताब्दीशी जोडले गेलेले काही पॉडकास्ट, आमच्या संघ शताब्दीशी जोडले गेलेले काही पॉडकास्ट आमच्या चॅनलवर बघितलेले असतील। काही मूलभूत मुद्द्यांवर त्यांच्याशी चर्चा आपण करणार आहोत, ज्यामध्ये खास करून ही चर्चा हिंदीत होणार आहे, कारण ते मराठी भाषा बोलत नाहीत, थोडीफार कदाचित त्यांना समजत असेल, परंतु म्हणून हे हिंदीमध्ये होणार आहे हा पॉडकास्ट। आणि केरळमध्ये जे एक सत्तेचं परिवर्तन थोडंसं महापौर पदापासून झालं, त्रिवेंद्रमच्या इथपासून आपण बदल बघतोय, परंतु त्याही पेक्षा मोठे सामाजिक बदल केरळामध्ये घडतायत। याशिवाय प्रज्ञा प्रवाह ही जी एक प्रचंड मोठी चळवळ आपल्याला म्हणता येईल ती आहे, त्याबद्दलही त्यांच्याकडनं जाणून घेणार आहोत। एकंदर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची शताब्दी सुरू असताना, शताब्दी वर्ष सुरू असताना जे वेगवेगळे कार्यक्रम घेतले जात आहेत त्या संदर्भातही मी त्यांच्याशी चर्चा करणार आहे। हा पॉडकास्ट नक्की ऐका, संपूर्ण ऐका आणि तुमची जी मतं आहेत ती आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये कळवा। नमस्कार प्रतिभा जी, मेरे को इस प्लेटफॉर्म में आपका जो इस महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म में बुलाने के लिए, देखिए संघ का जो प्रारंभ 1942 में केरल में हुआ था। केरल के उत्तर के एरिया मलबार कहते हैं, वहाँ कालीकट में संघ का प्रारंभ हुआ। संघ काम प्रारंभ करने के लिए जो महाराष्ट्र से आरवी से भेजा हुआ दत्तोपंत ठेंगड़ी जी, लेटर ऑन ही बिकेम द फाउंडर ऑफ भारतीय मजदूर संघ, भारतीय किसान संघ। Even he has got a definite role in founding अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, स्वदेशी जागरण मंच, of course he was MP भी रहे। ऐसे दत्तोपंत ठेंगड़ी जी उनके लॉ शिक्षण पूरा करके केरल में आए थे। वहां तो संघ का प्रारंभ हुआ। वो प्रारंभ की जो कहानी भी लेटर ऑन केरल में संघ किस प्रकार से आगे बढ़े, इसका एक परिचायक है, इसलिए मैं थोड़ी समय उसके लिए भी लूंगा। पहला जो शाखा 1942 में हुआ, प्रारंभ हुआ, एक प्रकार से मलबार के जो राजवंश समोरिन, उस समोरिन के जो पैलेस से जुड़े हुए संबंधित कुछ पढ़े लिखे युवाओं के बीच में शाखा प्रारंभ हुआ। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, विद इन नो टाइम, मे यू काउंट 10 दिन के अंदर दत्तोपंत ठेंगड़ी जी मछुआरे बंधुओं के बीच में, समुद्र के किनारे में, जो मलयालम, जो मॉडर्न मलयालम भी ठीक तरह से नहीं आते हैं, उस प्रकार के लोगों को, हिंदी या मराठी का जो दूर के संबंध भी नहीं है, ऐसे लोगों के बीच में संघ का प्रारंभ हुआ। मतलब एक ही साथ हिंदू समाज के सब प्रकार के वर्गों के बीच में संघ का प्रारंभ जो हुआ, वहां से लेकर संघ उस प्रकार सामाजिक जो भेदभावनाओं के परे उठकर सब प्रकार के जाति वर्ग के बीच में संघ का प्रारंभ हुआ। एक बात तो सही है, आपके क्वेश्चन में भी आ गया था, शुरू से लेकर वामपंथी लोगों के साथ जो संघर्ष, उनके जो एक मनोवृत्ति ऐसा है, संघ प्रारंभ हो गया है तो स्वाभाविक रूप में उनके साथ जो युवा लोग हैं, वो ज्यादातर नहीं है, अधिकतर, ऑलमोस्ट ऑल कम्युनिस्ट फॉलोअर्स आर फ्रॉम द हिंदू कम्युनिटी। इफ दे आर ज्वाइनिंग संघ, इट विल अफेक्ट देयर पोजीशन। इसलिए उन्होंने शुरू से लेकर संघ जहां जहां प्रारंभ करने के लिए कोशिश किया, वहां संघर्ष भी, संघ के ऊपर आक्रमण करने के लिए भी कोशिश किया। इसके बावजूद संघ शुरू से लेकर अभी तक लगातार आगे बढ़ रहा है। ऐसा नहीं कर सकते एक झटके से, यानी एकदम जम करके नहीं जा रहा है, ग्रेजुअली। संघ वर्ग हमेशा ये आहिस्ते आहिस्ते जाने वाला जो काम है, क्योंकि संघ मैन मेकिंग में विश्वास रखते हैं। व्यक्ति निर्माण की कला, व्यक्ति निर्माण की जो क्रिया, वो एक दिन में या 2 दिन में, 1 साल में पूरा होने का
ये नहीं है, लगातार करने का विषय है। इसलिए संघ धीरज रखकर वो काम आगे बढ़ाते रहते हैं और संघ काम आगे बढ़ने के साथ साथ संघ से प्रेरणा लेकर अलग अलग एरिया पर, उसका भी इशारा आपने किया था, अनेक सांस्कृतिक, साहित्यिक, पर्यावरण, साहित्य, ये सभी विषयों में संघ के जो कार्यकर्ता लोग जाकर वहां उन्होंने अलग अलग प्रकार का मूवमेंट भी खड़ा कर दिया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण एक मूवमेंट संघ स्वयंसेवकों ने प्रारंभ किया, वही है बाल गोकुलम जी। बच्चों के बीच में भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति का जो अध्ययन देने के लिए, पाठ देने के लिए कोई फॉर्मल व्यवस्था तो नहीं है, पूरे भारत में नहीं है, केरल में खास तौर पर नहीं है, क्योंकि वामपंथियों का ये ज्यादा प्रभाव के कारण, और उसके साथ तो मुस्लिम लीग और क्रिश्चियन एक प्रकार का सांप्रदायिक संगठनों का जो प्रभाव, सत्ता में भी उनका पकड़ बहुत ज्यादा है। इसके वजह से बिल्कुल ये सांस्कृतिक सनातन जो बातों का जो अध्ययन पाठ बच्चों को नहीं मिलते हैं, इसको सामने रखकर संघ के एक वरिष्ठ प्रचारक M.A. कृष्णन, उन्होंने एक बच्चों का एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया। हर सप्ताह 1 से 1.5 घंटे तक एक सांस्कृतिक पाठशाला, ऐसा कह सकते, बच्चे और बच्चियां दोनों 18 साल तक के आयु के बच्चों को एक जगह पर बुलाकर गीता, पुराण, संगीत, कुछ भौतिक खेल, ये सब मिलाकर उसका जो अध्ययन देने का जो पद्धति शुरू किया, आजकल वो बढ़कर आपको आश्चर्य लगेगा, पूरे केरल में केरल एक भू विस्तृति के आधार पर देखा है तो बहुत छोटा, जी बिल्कुल, अनेक मध्य प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के जिलाओं के उतना भी भौगोलिक विस्तार नहीं है, फिर भी उस कम एरिया में 2000 से ज्यादा बाल गोकुलम का यूनिट भी चल रहा है। एक जमाना ऐसा था, श्री कृष्ण जयंती बिल्कुल हॉलीडे भी नहीं था केरल में, अष्टमी रोहिणी जो हॉलीडे ऐसा भी घोषित नहीं किया था, लेकिन आजकल अष्टमी रोहिणी सरकारी हॉलीडे बन गया है। ये महत्वपूर्ण एक उपलब्धि ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, सांस्कृतिक दृष्टि पर बहुत अच्छा एक प्रकार का एक वृत्ति, एक प्रकार का जो अध्ययन बच्चों के बीच में बढ़ाने की दृष्टि पर। और श्री कृष्ण जयंती के दिन में अगर आप केरल में आ गया है तो पूरा केरल एक अंबाड़ी गोकुलम जैसा परिवर्तित होते हैं। जगह जगह पर बच्चे लाखों संख्या में श्री कृष्ण और गोपिकाओं के वेश धारण करते हुए शोभा यात्रा का एक नया माहौल खड़ा कर दिया। इस प्रकार सांस्कृतिक साहित्यिक क्षेत्र में तपस्या करके एक ऑर्गेनाइजेशन है। तीसरा एक और है तपस्या संस्कार भारती, जो पूरे भारत में है, लेकिन केरल का जो बाल गोकुलम जैसा एक देन पूरे भारत के सांस्कृतिक आध्यात्मिक नवोत्थान के जो अध्याय में अगर देखा है तो महत्वपूर्ण एक हिस्सा है क्षेत्र संरक्षण समिति। क्षेत्र संरक्षण, क्षेत्र मलयालम भाषा में मंदिर है, मंदिर को मलयालम में क्षेत्र कहते हैं। मंदिरों की हालत बहुत बुरी हालत था केरल में, स्पेशली मैसूरियन अटैक्स ऐसा कहना मैसूर के कर्नाटक के लोगों को अच्छा नहीं लगता है, इसलिए स्पेसिफिकली बताऊंगा। हैदर अली के नेतृत्व में और उनके बेटा टिप्पू सुल्तान के नेतृत्व में केरल में जो जबरदस्त आक्रमण हुआ, और पहला टारगेट ऑब्वियसली मंदिर था। बहुत सारे मंदिर, सैकड़ों मंदिरों को उन्होंने ध्वस्त कर दिया, और उसी स्थिति से 100-150 साल के बाद जब संघ प्रारंभ हुआ, एक के बाद एक मंदिरों का एक प्रकार का रिकंस्ट्रक्शन प्रारंभ, पुनरुद्धारण का प्रक्रिया प्रारंभ किया। संघ शाखाओं से स्वयंसेवक और स्वयंसेवकों से प्रेरित परिवार हितैषियों के बहुत बड़े संख्या में लोग अपने अपने गांव के जो ध्वस्त किए हुए मंदिरों का पुनरुद्धारण में लगे। और उस जमाने में भी कम्युनिस्ट लोग, मुस्लिम लोगों का जबरदस्त आक्रमण स्वयंसेवकों के ऊपर हुआ था, लेकिन उसमें से भी बहुत ज्यादा प्रभावित न होते हुए उन्होंने उस काम ठीक तरह से किया, और इसके लिए एक अलग सांस्कृतिक ऑर्गेनाइजेशन भी चलाना प्रारंभ किया। वो ऑर्गेनाइजेशन का नाम है क्षेत्र संरक्षण समिति, वो भी 1000-1500 संख्या में है। इस प्रकार अनेक कार्य जो अगर गिनना है तो आजकल भारत में, केरल में अगर देखा है तो किसी ऐसा क्षेत्र नहीं है
किसी ऐसा एक एरिया नहीं है संघ स्वयंसेवकों ने उनका जो पहल नहीं वो किए लाए, हुए, हाँ। नहीं लाए। पर्यावरण के क्षेत्र में भी, जी नदियों के संरक्षण, जल संरक्षण, इस प्रकार के काम में भी स्वयंसेवक खूब काम करते हैं। और पूरे भारत में सबसे जाने माने बुक फेस्टिवल, लिटरेरी फेस्टिवलों का जो एक खाका आप अगर लिया है तो जी उसमें पहले 10 में आते हैं संघ स्वयंसेवकों के द्वारा प्रारंभ किए हुए कोचिन इंटरनेशनल बुक फेस्टिवल। जी These are all happening there। करेक्ट। इस प्रकार शाखाओं के साथ साथ अलग अलग क्षेत्र में प्रवेश करके संघ का काम बढ़ रहा है। आपने दो चीजों का जिक्र किया जिस पर मैं खास तौर से आपसे और विस्तार से जानना चाहूंगी। एक तो बाल गोकुलम। आजकल अगर हम देश के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो बात हो रही है जेंजी की। जेंजी को टारगेट करके कुछ न कुछ करने की बात हो रही है। क्या इसका एक अच्छा तोड़ है कि जो यंग लोग हैं, युवा है, उनको भारतीय संस्कृति से, विचारधारा से जोड़ा जाए? एक दूसरा, आपने टीपू सुल्तान का भी जिक्र किया। अभी महाराष्ट्र में बहुत बड़ी उथल-पुथल चल रही है टीपू सुल्तान को लेकर, क्योंकि कांग्रेस ने एक तरह से टीपू सुल्तान का ये और जगह-जगह पर ये दिया। तो वो भी एक हो रहा है। आ, अपना जो बच्चों का यानी यंग जनरेशन को आजकल एक सही दिशा देने की आवश्यकता तो है। सामान्यतः लोग कहते हैं यंगस्टर्स आर यूजलेस। ऐसा एक सो कॉल्ड बूढ़े लोगों का एक प्रॉब्लम है। एक ऐसा कहते हैं, एक ग्रैंडफादर वाइब ये लेकर बच्चों के ऊपर गाली देने का एक प्रकार चलते हैं। उसमें एक केरलाइट ऐसा भी कह सकते हैं, एक स्वामी जी, आप जी। सभी को मालूम है, पूरे विश्व में जाने बिल्कुल। माने स्वामी चिन्मयानंद जी, एक जमाने एक बात बताया था। उन्होंने बताया यूथ्स आर नॉट यूजलेस, youths are useless। They are useless, that's why we are thinking they are useless। That's not the case। उनको अगर ठीक तरह से they are ready to do the proper things, they are ready, लेकिन दिशा उनको नहीं मिल रहा है। अभी अध्ययन है, स्कूल में जाकर फॉर्मल एजुकेशन मिलने के लिए कोशिश करते हैं, वो बाहर से उनके अंदर कुछ डालने के लिए कोशिश करते हैं। उसके पहले उनका मन को कल्टीवेट करने के लिए क्या दे रहे हैं? एकाग्रता के बिना, कंसंट्रेशन के बिना कैसे अध्ययन कर सकते? कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा मिलने का बहुत सारे उपाय, बहुत सारी पद्धति भारतीय संस्कृति में, अपने जो सनातन परंपरा में है, सबसे महत्वपूर्ण है योगा। योगा और योगा के साथ है जाप। अब देखिए, अध्ययन करने के पहले कुछ समय के लिए मन को कंसंट्रेट करने के लिए कुछ जाप, कुछ भी हो, वो कुछ देवता के बारे में हो, नहीं तो कुछ ओंकार जप हो, ये करने से उनके मन एकदम कंसंट्रेट हो जाएगा। उनका अध्ययन का समय पहले जो 10 घंटे अध्ययन करके भी ठीक तरह से कंठस्थ कर नहीं सकते ऐसा विषय उनको 1 घंटे में छट से उनको, ये तो सब साइकोलॉजिकल स्टडीज में एक्सपेरिमेंट से पाया हुआ विषय है। ये बातें देने के लिए कहां पद्धति? हमारे पुराण, ये सभी पुराण व्यक्तियों के अंदर, खास तौर पर बच्चों के अंदर संस्कृति का दिशा देने के लिए है। ये जो लिखा हुआ पुराण और इतिहास या उपनिषद, सबका लक्ष्य मनुष्य निर्माण का है, मनुष्य को अच्छी बात बताने के लिए है, बुरे बात बताने के लिए नहीं है। आज का जो ये सो कॉल्ड न्यू एज जो लिटरेचर जो आते हैं, वो लिटरेचर पढ़कर बच्चे जो एक प्रकार से पतन के ओर, नाश के ओर चलते हैं, क्योंकि फुल ऑफ पेसिमिज्म है, फुल ऑफ डिविजन है, पार्टीशन का जो भी बात है। लेकिन हमारे पुराण में, इतिहास में जोड़ने का विषय है। ये सिखाने की व्यवस्था अधिकृत रूप में देना चाहिए था अपने विद्यालयों के द्वारा, मेन स्ट्रीम एजुकेशन सिस्टम में ये लाना था। लेकिन सेकुलरिज्म का जो बात कहकर वो बिल्कुल हमने खारिज कर दिया, इसको हमने नेगेट कर दिया, कैंसिल कर दिया। इसका जो पूरा असर आ रहा है हमारे अंदर, इसको ठीक तरह से एक दिशा देने की दृष्टि पर, बच्चों को अध्ययन देने के लिए दृष्टि पर, सांस्कृतिक अध्यापन अध्ययन का एक व्यवस्था के रूप में बाल गोकुलम विद परफेक्ट सिलेबस, बहुत सारे एजुकेशनिस्ट उसमें चाइल्ड एजुकेशन से लेकर यूनिवर्सिटी एजुकेशन में लगे हुए प्रोफेसर सब मिलकर एक पक्का एक सिलेबस भी तैयार किया है बाल गोकुलम का।
उस प्रकार मैं से यही वो जानना काम। चाहती थी, हाँ, क्योंकि ये जो नई पीढ़ी है, जब तक कोई बात धर्म के बारे में हो या हमारे पुराणों के बारे में हो, विज्ञान के साथ हम नहीं जोड़ते और उनको साइंटिफिकली कन्विंस नहीं कर पाते, तो वो आसानी से उसको स्वीकार भी नहीं करते। आप देखें कि 5 साल का बच्चा भी आपको 10 सवाल पूछेगा। तो उस हिसाब से क्या बदलाव लाए हैं कि उन तक पहुंचा जाए? नहीं, इसलिए मैंने बताया जी। विद प्रॉपर सिलेबस, हम्म, थरो रिसर्च करके ही ये सिलेबस बनाए हैं। लेकिन ये क्वेश्चन सब बच्चे कब शुरू करते हैं? क्या ये 1 साल के 1.5 साल के बच्चे क्वेश्चन करते हैं क्या? लेकिन उनको हम लोग क्या देते हैं? वो ज्यादा चिल्लाने के लिए, माता पिता को ज्यादा परेशान न करने के लिए उनके पास हम मोबाइल सेल फोन दे देते। जी, दे बिल्कुल। देते हैं। 1 साल से लेकर वो देखते रहते हैं, क्या क्या देखते हैं। एक जमाना ऐसा आ जाएगा आपके आपके पास भी उसका कंट्रोल नहीं है। लेकिन जहां उनके मन में कुछ भी नहीं है, क्लीन स्लेट है, वो क्लीन स्लेट के अंदर अच्छाई लिखने के जगह पर बुराई का जो अक्षर लिख रहे हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रॉब्लम है। वहां से लेकर अध्ययन प्रारंभ करना, फिर उनके अंदर क्वेश्चन आना ही चाहिए। भारतीय परंपरा में कहाँ लिख कर रखा है क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए? क्वेश्चन पूछना ही चाहिए, लेकिन वी हैव टू बी केपेबल इनफ टू आंसर दोस आंसर दोस क्वेश्चंस, क्वेश्चंस। वेदर वी आर केपेबल। हम तो इसके अध्ययन करते हैं क्या? उन्होंने अगर गणेश को क्या इस प्रकार का रूप क्यों आ गया है? श्री कृष्ण जी के शादी के बारे में वो क्वेश्चन पूछा है, तो उनको दबाने के लिए दूसरा जो बताने के जगह पर उनको सही उत्तर देना चाहिए। महाभारत युद्ध के समय पर भगवत गीता जैसा लंबा उपदेश देने का समय श्री कृष्ण जी को कहाँ मिला है? देखिए, हम हमारे लेवल पर श्री कृष्ण और अर्जुन को एनालाइज करते हैं। हमको एक छोटा पार्ट पढ़ने के लिए भी 1 सप्ताह पर्याप्त नहीं है। वो तो बताने वाला श्री कृष्ण है, सुनने वाला उस जमाने के सबसे बड़ा इंटेलेक्चुअल अर्जुन। इसलिए अर्जुन को ढूंढा श्री कृष्ण ने ये बताने के लिए। ये सब बातें ठीक तरह से बताने के जगह पर अपने जो नीचे लेवल, सॉरी टू से, हमारे जो लेवल बहुत नीचे है, जी, बिल्कुल। उस लेवल पर उसको एनालाइज करने के लिए कोशिश करते हैं। इसलिए हमारे पास उत्तर नहीं है बच्चों को देने के लिए। इसलिए हमारे बालगोकुलम के पद्धति में बच्चों को क्या सिखाना है वो भी तैयार करते हैं, सिखाने वाले लोगों को भी ट्रेनिंग देते हैं। बाल मित्र करके एक पद्धति है बालगोकुलम के लिए, टीचर्स ऑफ बालगोकुलम। क्लास देने वाले लोगों को सबसे ज्यादा क्लास उनको देते हैं, और माता बहनों का भी एक सपोर्टिंग सिस्टम बनाए हैं, उसको भगिनी मंडल कहते हैं। महिला सबसे ज्यादा माता लोगों को ही ये काम करना पड़ेगा, इसलिए भगिनी मंडल वो सबसे जबरदस्त एक है। फिर उसके ऊपर एक पालक समिति है, बड़े लोगों, उनका भी सोपान व्यवस्था में एक लेवल के बाद दूसरा लेवल का जो कोचिंग देने का, ट्रेनिंग देने का पद्धति भी हमने शुरू किया। लेकिन अब समझने की जरूरत है, केरल में जो काम है, केरल के केवल बात आपने पूछा इसलिए मैं बता रहा हूँ, बीइंग एन अखिल भारतीय कार्यकर्ता, मैं हैपन टू बी ए केरलाइट, इसलिए केरला के बारे में हमेशा बताने की आवश्यकता नहीं है। आई नो इट, बट यू हैव आस्क्ड इट, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग केरल के सिचुएशन अब देखना चाहिए। केरल के अंदर ये मुसलमान आतंकवादियों का प्रवेश कब हुआ था? बहुत पहले हुआ था, और उनका जो आतंकवादी काम, सब प्रकार के हरकतें हजारों साल, कम से कम 1500 ईयर्स से 1400 ईयर्स से चल रहा है। ईसाई मतांतरण का जो काम भी बहुत पहले हुआ था, उसके अंदर हिंदू संस्कृति का जो बात हम कर रहे हैं, वो आजकल बालगोकुलम के शक्ति देखकर उस समाज के लोगों ने भी इसमें बालगोकुलम में उनके बच्चों को भेजना शुरू किया है। उस प्रकार का परिवर्तन वहां आए हैं। इसलिए साइंटिफिक तरीके से, आपने जो सही कहा, साइंटिफिक तरीके से बच्चों के आयु को भी ध्यान में रखकर पक्का एक सिलेबस तैयार किया। वो सिलेबस इंप्लीमेंट करने का बालमित्रम लोगों का क्लास देते हैं, उनको सपोर्ट देने का सपोर्ट सिस्टम इस रूप में एक भगिनी मंडल तैयार किया है। ये दोनों बात को एक प्रकार से पूरी तरह एक मार्गदर्शन का एक पालक समिति, ऐसा रक्षा कर्तृ समिति ऐसा कहते हैं, ये भी चलाने वाले बच्चे हैं। नेतृत्व देने वाले टीचर्स को भी 18-19 साल का है, लेकिन ये सब लोग मिलकर एक पारिवारिक व्यवस्था में ये कर रहा है।
दूसरा पक्ष आपने जो पूछा था, जी टिप्पू सुल्तान और हैदर अली का जो विषय, ये सब आज के ये सेकुलरिज्म का जो ये एक प्रकार का एक गलत पाठ है ना, हम तो सीख रहे हैं। इसके वजह से इतिहास को भी तोड़ मरोड़ कर हमारे सामने सामने प्रस्तुत करने के लिए कोशिश किया है। केरल साक्षी है हैदर अली ने क्या किया है। आपको मालूम, मैंने पहले संघ कहाँ प्रारंभ हुआ उसके बारे में बताया था, मलबार जी। एक समय पर मलबार एरिया, जब हैदर अली के आक्रमण के समय लगभग 1 लाख से ज्यादा लोग, 1 लाख एक छोटे जिला से बाहर जाने की अवस्था आ रहे, तो इट वॉज ए ग्रेट, एक प्रकार का एक जिनोसाइड एज वेल एज पलायन। बहुत सारे भारी संख्या में हिंदुओं की हत्या किया है, एंड इट इज बाय डिजाइन, इट वॉज नॉट बाय डिफॉल्ट, इट वॉज बाय डिजाइन, प्लान करके आया था। एंड व्हेन टिप्पू सुल्तान, हैदर अली मर गए, टिप्पू सुल्तान आ गया, मलबार के हिंदुओं ने सोचा था ठीक है, पिताजी से भी थोड़ा संस्कारित होंगे पुत्र, लेकिन अनुभव क्या था, पिताजी का नाम रोशन करने वाला पुत्र था। ऐसा एक कहानी है ना, पिताजी का नाम बदनाम नहीं करना। लोग कहना प्रारंभ किया, अच्छा ये टिप्पू से भी कितना अच्छा है हैदर अली, क्योंकि उतना ज्यादा बुरा उन्होंने काम किया, हिंदुओं के कत्ले आम ये आक्रमण किया। इट वॉज ऑल रिकॉर्डेड। क्यों आपके महाराष्ट्र के कांग्रेस लोग ऐसा कहते हैं मुझे मालूम नहीं है। इट वॉज ऑल रिकॉर्डेड। टिप्पू सुल्तान ने सही में उन्होंने आदेश पत्र जारी कर दिया है, क्या क्या करना है, हिंदुओं के जमीन को कैसे वहां के मोपड़ा लोगों के बीच में बांट दिया, इसके लिए व्यवस्था है, इसके लिए व्यवस्था कर दिया है उन्होंने। ये सब हम हिंदू है, हिंदू संगठन के प्रतिनिधि है इसलिए नहीं बता रहा हूं, जाने माने बहुत सारे इतिहासकारों ने लिख कर रखा है, ये सब बातें लिख कर पक्का लिखा है। आपको मालूम होगा केरल के जो मंदिरों के सामने किस हद तक उत्तर भारत में बाकी जगह पर लिखा है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन केरल के मंदिरों में, खासतौर पर मलबार के मंदिरों के सामने एक नोटिस लिखा है, अहिंदुओं को प्रवेश नहीं है, ऐसा आजकल लिखा है, अहिंदुओं को प्रवेश नहीं है ऐसा। आपको मालूम है कि इट हैज गॉट ए हिस्टोरिकल एविडेंस, बिकॉज टिप्पू के आक्रमण के पहले मंदिरों के अंदर मुसलमान ईसाई लोग प्रवेश करते थे, लेकिन वो हिंदू, बेचारे हिंदू, सबको हमारे साथ लेकर चलने में सही में वो है मेरा जन्म कर्तव्य, ऐसा सोचने वाले हिंदुओं के ऊपर आक्रमण करने वालों के सामने जिनको हमने मंदिर के अंदर तक प्रवेश दिए हुए लोगों ने सहायता किया है टिप्पू सुल्तान, ये देखकर दुख के कारण आगे इस प्रकार का नौबत ना आना चाहिए, ऐसा सोचकर उन्होंने लिखा था, ऐसा सोचकर लिखा था। आपको मेरे एक और बात बताऊंगा, आप पूछना चाहिए, केरल में खासतौर पर मलबार एरिया में घर में जो कुत्ते को पालते थे, मेरे घर पे भी कुत्ते थे, मेरे घर का कुत्ते का नाम भी टिप्पू था। टिप्पू इज अ कॉमन नेम फॉर कुत्ता। कुछ लोगों को लेकर कैसे हुआ, मतलब कैसे हुआ पूछना चाहिए, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये होने का मुख्य कारण ये है, टिप्पू इस शब्द के ऊपर, वो नाम के ऊपर भी इतना नफरत आ गया है, इतना क्रूरता वहां किए है, इसके वजह से हुआ है। बहुत सारे मंदिरों के जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आप अगर देखिए, डॉक्यूमेंट्स आपको जो मिलते हैं, वो डॉक्यूमेंट्स में आप अगर देखा है तो उसमें लिखा है अमुक अमुक फलाने वर्ष में फलाने लोगों के सपोर्ट से मैसूर से आए हुए अमुक अमुक आक्रमण करके हमारे इतने जमीन हड़प किया है, ऐसा करके रेखा अभी भी है। देखिए और एक बात मैं बताऊंगा, ये सब पूछना चाहिए, त्रिवांड्रम के जो पद्मनाभ स्वामी मंदिर विश्व प्रसिद्ध है, आपको मालूम है क्या, टिप्पू मलबार में आक्रमण करके आगे साउथ के तरफ जाने के पहले उन्होंने एक आदेश पत्र जारी कर दिया, उसमें ऑर्डर पे उन्होंने बताया आई एम गोइंग टू साउथ, मैं जा रहा हूं साउथ में। साउथ में जाकर इन काफिरों का जो एक बड़ा मंदिर है पद्मनाभ मंदिर, उस पद्मनाभ स्वामी मंदिर के सोने के जो ध्वज स्तंभ पे मेरे घोड़े को मैंने बांध लूंगा। उनका लक्ष्य उस समय भी प्रसिद्ध था, पद्मनाभ स्वामी मंदिर में कितने लाख करोड़ रुपए के माल है मालूम था, वो चोरी करने के लिए
वहां तक पूरे केरल में उनका जो सत्ता जारी करने के लिए इसका एक सिंबॉलिक एक्सप्लेनेशन है। मेरे घोड़े को मैंने वहां के सोने के ध्वज स्तंभ भी किसी भी पद्मनाभ स्वामी मंदिर का फोटो में देखिए, उसमें आप देख सकते हैं। लेकिन आपको ये भी मालूम होगा शायद, उन्होंने मध्य केरल पत्तकाए कुचितक आलवे नदी के किनारे पर उनको ट्रावनकूर राजा के सेना नायक वैक्कम पद्मनाभ पिल्लई, वैक्कम पद्मनाभ पिल्लई और 18 उनके जो सहायी लोगों ने एक प्रकार का एक सुइसाइड बॉम्बर्स जैसा उन्होंने आक्रमण किया, टीपू को हराया। टीपू के पांव पर पद्मनाभ जी ने उनको स्वॉर्ड से कट किया एंड बेहोश पड़े टीपू को उठा के उनके जो कुछ साहसिक सेना सैनिकों ने उठाकर उनको पालनक्विन पर रखकर दौड़ गए। वो युद्ध स्थली से पद्मनाभ पिल्ला ने टीपू के बेहोश हुए टीपू के अंगूठा, उनके राजमुद्रा, उनके खड्ग, उनके पताका, ये तीनों लेकर ट्रावनकूर राजा को सौंप दिया। अभी भी पद्मनाभ स्वामी मंदिर का पूरा डॉक्यूमेंट्स है, और डॉक्यूमेंट्स का नाम है मलयालम में मतिलकम रेखा। मतिलकम, मतिल मीन्स दीवार, दीवार के अकम मीन्स इनसाइड दीवार डॉक्यूमेंट, ऐसा कहते हैं। बहुत बड़े अभी भी उसमें लिखा है अमुक अमुक दिन पर पद्मनाभन अद्देहम यानी ग्रेट पद्मनाभा और रिवियर्ड पद्मनाभा came here after the war, after the war he came here। उन्होंने ये पताका, एक राज मुद्रा, ये सब सौंप दिया, यहाँ समर्पण किया है। इट इज स्टिल केप्ट इन म्यूजियम। क्या कहते हैं इन लोगों ने, क्या कहते हैं? एक और बात बताऊंगा, अभी भी पद्मनाभ स्वामी मंदिर में आप गया है तो मंदिर के सामने एक म्यूजियम है, एक बड़ा पुराने मंदिर देखा है जी। ये मोती इस प्रकार का मोतीबाग जैसा बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग के एक हिस्सा एक म्यूजियम जैसा है। वो म्यूजियम के सामने उस जमाने का सबसे मॉडर्न एक क्लॉक रखा है, क्लॉक। वो क्लॉक का नाम अभी भी मेतन मणि है। मणि मीन्स क्लॉक है मलयालम में, मेतन मीन्स मुसलमान लोगों को क्लॉक के लिए कॉल करते हैं। वो क्लॉक के अंदर एक घंटा, 1 बजे 2 बजे को घंटी बजाते हैं। घंटी बजाने के लिए एक मॉडर्न टेक्निक वहां रखा है। टेक्निक यानी बीच में एक मुसलमान के रूप का, मतलब टिप्पू के प्रतीक में एक रूप रखा है। दोनों साइड पर 2 लैम्प्स है। लैम्प सबको मालूम होगा। हाँ जी बिल्कुल, हाँ। क्या कहते हैं? दिया नहीं, लैम्प मतलब बच्चा, इसको क्या कहते हैं? अच्छा, लैम्प, लैम्प, नॉट LAMP, LMB। ओके, हाँ, मेंढी की तरह, मेंढी, बकरी मेंढी। वो 2 मेंढी है 2 साइड में जी। अगर 3 बजे है तो ये दोनों इधर से आकर ये बीच में वो मनुष्य का है ना जी, उनके गाल पर मारते हैं। अभी भी है, इसका नाम मेतन मणि है। इट हैज बीन क्लियरली इंडिकेटेड दैट इट रिजेंबल्स, इट इज अबाउट टिप्पू सुल्तान। पद्मनाभ पिल्ला के जीत, बट फॉर पद्मनाभ पिल्ला's जीत, अगर पद्मनाभ जी वहां जीत नहीं है तो पूरे केरल टिप्पू ने एक प्रकार का कब्जा करने वाला था। और लेटर ऑन पूरे केरल में मोपड़ा कलाप होने वाला था, मोपड़ा दंगा होने वाला था। सो दिस आर ऑल हिस्ट्री, you cannot deny it। there are records, there are letters, there are enough materials, still living materials are there, so no one can deny all these facts। ये सब बात समझने की आवश्यकता है। एक आखिरी सवाल केरल पर, फिर भारत के परिप्रेक्ष्य में जाएंगे, क्योंकि प्रज्ञा प्रवाह का भारत में किस तरह से होने वाला है, पूरे देश में के विस्तार और संघ का पंच परिवर्तन, इस पर मैं आऊंगी। ये है कि जैसे ओणम फेस्टिवल है तो इसके साथ में वामन जयंती के साथ में जोड़ना, यानी हमारे जो अवतार है उसको जोड़ना, और फिर विस्तार केरल में अलग अलग स्तर पर सांस्कृतिक हमारे जो फेस्टिवल्स है उसके साथ में। और ये काम बावजूद इसके कि 1968 से लेके अब तक कन्नौज डिस्ट्रिक्ट में जिस तरह से हत्याएं हुई है, ये कैसे आगे बढ़ रहा है? क्या वो प्रेरणा है जो ये सब काम करने पर प्रेरित करती है? केरल में बहुत सारे सांस्कृतिक महान उत्सव है। इसमें एक राष्ट्रीय उत्सव ऐसा हम कहते हैं ओणम। ओणम के कहानी के पीछे का, ओणम का जो
त्योहार के पीछे की कहानी आपने जो सही कहा, महाबली राजा को वामन अवतार धारण करते हुए विष्णु जी आकर उनको एक प्रकार से पाताल में नहीं है, सही में सुतल में जी यानी पृथ्वी के नीचे का तीसरे लेयर है सुतल, अतल वितल सुतल, वो सुतल में भेजा है, पाताल में नहीं है, सही में भेजा है। और महाबली एक अच्छे राजा थे, उसमें दो राय नहीं है, लेकिन उनका अहंकार को दमन कर दिया विष्णु जी। दैट इज भागवत में जो कहते हैं वो वामन जी का अवतार दिन है ओणम। लेकिन केरल में किसी प्रकार से वो महाबली का दिन ऐसा प्रचार करने के लिए कुछ लोगों ने कोशिश करते हैं, फिर भी ठीक है, हमारे एक हिंदू सांस्कृतिक उत्सव है। इस ओणम मनाने के को भी कम्युनिस्ट लोगों ने मना कर दिया। आपको सुनकर हैरान लगेगा, पिछले साल 2 साल पहले कम्युनिस्ट सरकार ओणम सेलिब्रेट करने से केरला गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, गवर्नमेंट का जो कर्मचारी लोगों को मना कर दिया। वहां के एक प्रथा थी, आपको मालूम है, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में अगर विजयदशमी के पूजा हॉलीडेज आ गया है तो सब प्रकार के दफ्तरों में इसका आयोजन करते हैं। उसमें बाकी मजहब के लोग भी भाग लेते हैं, पूजा रखते हैं। कितने भी कारखाना, सरकारी कारखाना है, वहां भी पूजा करते हैं, आयुध पूजा करते हैं। लेकिन इस प्रकार के प्रथा को कम्युनिस्ट लोग, मुस्लिम लीग लोग मिलकर इसको रोका है। 2 साल पहले ऐसा एक प्रथा चलते है, चुपचाप कुछ हिंदू लोगों ने ओणम आने पर फूलों का जो रंगोली बनाते हैं वहां, आपको मालूम होगा, वो फूलों के रंगोली रखने के लिए गवर्नमेंट ऑफिस में कर्मचारी लोग तो पहले से काम करते थे, चुपचाप करते थे, लेकिन इसको मना कर दिया। तब जाकर ऑफिसर्स ने, खास तौर पर संघ बीएमएस से जुड़े हुए कर्मचारी लोगों ने बताया, देखिए हम कार्य वर्किंग आवर्स में नहीं करूंगा, हम तो सुबह वर्किंग आवर्स के पहले आकर ये फूल का जो रंगोली रखने के लिए, उसको भी मना कर दिया। इतना हिंदू विरोधी कार्यकलाप चल रहा है। लेकिन कितना भी रोकने के लिए कोशिश किया है तो भी लोग एकदम साथ में आकर मिलकर ये सब मनाते हैं। और ओणम के खिलाफ इतना बुरा प्रचार करते हैं। बी फीटिंग से इसको जोड़ने के लिए भी कम्युनिस्ट साहित्यकारों ने, कम्युनिस्ट विचारकों ने कोशिश किया। एक छोटी सी घटना है, आपको मालूम है, बीफ रिलेटेड पूरे भारत में कुछ हंगामा खड़ा कर दिया था। उस समय एक कम्युनिस्ट साहित्यकार जो बड़े जाने माने, हैपन टू बी ए मुस्लिम आल्सो, आई एम नॉट सेइंग इट बिकॉज ही इज अ मुस्लिम, ऐसा साथ में अकाउंट्स पक्का होना चाहिए, रिकॉर्ड्स पक्का होना चाहिए ना, इसलिए बताया था। उन्होंने एक लेख लिखा, लेख में कितना हिंदुओं के खिलाफ है आप समझने की जरूरत है। उन्होंने क्या लिखा वो बताया। अभी देखिए, भोजन के साथ ओणम के सद्या में, बड़ा खाना में, आपको मालूम होगा, कालन करके एक विभाग है, एक कड़ी का एक गाढ़ा रूप है, इसको कालन कहते हैं। इट इज क्या अनअवॉइडेबल आइटम है, दही से बनाने वाला जो चीज मैं बनाती हूँ, खुद बनाते हो। हाँ देखिए, अच्छा है। वो व्यक्ति ने लेख लिखा, अगर ओणम के सद्या में कालन हो सकते हैं तो काला रहने से क्या आपत्ति है। काला मतलब ऑक्स, बीफ। यस, इनडायरेक्टली वो कहते हैं सद्या में बीफ भी देना चाहिए। ये मजाक उड़ाते हैं, रिडिकुल करते हैं हिंदू समाज के। लेकिन मैंने जो बताया, अभी अभी आप देखा है, पहली बार 271 ईयर्स के बाद केरल में माघ मेला फिर से प्रारंभ हो गया है। बिल्कुल 271 ईयर्स पहले हैदर अली के आक्रमण जो केरल में हुआ था, तब स्टॉप हुआ था ये माघ मेला। भारतपुड़ा करके एक नदी है केरल में, पूरे भारत में भारत के नाम पर एक नदी है तो वो केरल में है, उसका नाम ही भारतपुड़ा है। आपके पालक्काड डिस्ट्रिक्ट से वो बहते हैं। इसका दूसरा नाम संस्कृत में नीला कहते हैं। उसके तट पर एक माघ मेला, बहुत बड़े पैमाने पर लाखों के तादाद में भक्तजन, आस्थालु इकट्ठा होने का एक बड़ा उत्सव चल रहे थे, 1 महीना पूर्ण। लेकिन वो स्थगित हो गया। ब्रिटिश इंटरवेंशन भी एक प्रकार का हस्तक्षेप भी इसका कारण है, वो बंद हो गया। इस साल अपने आप वो पुनर्जीवित हो गया है। एक महामंडलेश्वर, केरल के एक महामंडलेश्वर आनंदवनम भारती स्वामी जी, वो जूना अखाड़ा से
स्वामी अवधेशानंद जी से दीक्षा लेकर वो महामंडलेश्वर बन गया। एक और बात, वो पुराने एक एसएफआई के घोर नेता थे, वो अभी आध्यात्मिकता पे आकर स्वामी जी बन गया। उन्होंने आकर उनके नेतृत्व में शुरू किया, उसको भी रोकने के लिए वहां के सभी कंस्ट्रक्शन काम को रोकने के लिए मार्क्सिस्ट पार्टी के गवर्नमेंट कांग्रेस के विपक्ष के कांग्रेस के सपोर्ट से इसको रोकने के लिए स्टॉप में दिया। लेकिन समाज कहां से आया किसी को पता नहीं, किसी को पता नहीं। और शुरुआत में 100-200 लोग आए थे, 14 दिन 5वां दिन आते आते लाखों के तादाद में आना प्रारंभ किया। देयर इज श्योर एक रनैसा हो रहा है, एक नवोत्थान हमको हिंदू संस्कृति के दृष्टि पर हो रहा है, ऐसा देखने को जो आजकल जो मिल रहा है। अभी जो मैंने इसके साथ साथ कम्युनिस्ट लोगों का सोच के बारे में बताया था, हमेशा इनको लगता है संघ और संघ रिलेटेड और हिंदू रिलेटेड बातों के ऊपर इस प्रकार का घोर अन्याय किया है तो वहां के सबसे बड़ा अल्पसंख्यक मुसलमान लोगों के ये प्रीति उनको मिलेगा, उनके जो प्यार मिलेगा, वोट भी मिलेगा, ऐसा सोचकर होगा। अदरवाइज नो रीजन एक्चुअली। संघ एक साइड पे काम करते जाते हैं, उसके ऊपर इस प्रकार का आक्रमण करने का, हिंदू रिलेटेड बातों के ऊपर आक्रमण करने का, मंदिरों को चोरी करना, चोरी मैंने आलंकारिक भाषा में नहीं बताया था। रिसेंटली आपको मालूम होगा शबरीमला मंदिर के सोने को कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के सपोर्ट से चोरी किया। अभी केस चल रहा है, बहुत सारे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के जो रिलेटेड ऑफिसर्स जेल के अंदर है। ये सब हो रहा है, ये सब करने के पीछे का मेरे को लग रहा है ये कि कारण है मुसलमानों को साथ में रखकर वोट मिलेंगे। इसके खिलाफ कुछ बताने के लिए मुख्य विपक्ष केरल का कांग्रेस तैयार नहीं है। क्यों? मुसलमानों के वोट उनको भी मिलना चाहिए। ये दोनों मिलकर एक पर्टिकुलर ग्रुप को खुशामती करने के लिए हिंदुओं के ऊपर, हिंदुओं के लिए काम करने वाले लोग इस रूप में संघ के ऊपर निरंतर आक्रमण करते रहते हैं। और कम्युनिस्ट फिलॉसफी में भी, आइडियोलॉजी में भी ये होगा, आस्था के खिलाफ, धर्म के खिलाफ हमेशा काम करने का तरीका उनका है, ऐसा कर रहे हैं। लेकिन पहले ही मैंने बताया, इतना आक्रमण होते हुए भी कोई सत्ता के, केरल में सत्ता जो दूर की बात है, अभी तो बढ़ रहा है। एक बहुत बड़ा टेक्टोनिक चेंज पॉलिटिकल फील्ड में भी आ रहा है। आपको मालूम होगा मेयर के इलेक्शन, ट्रिवांड्रम में, ट्रिवांड्रम ऐसा सबसे महत्वपूर्ण कॉर्पोरेशन बीजेपी के हाथ में आ गया। संसद है, वहां हार गए कांग्रेस तीसरा स्थान पर गए। कम्युनिस्ट पार्टी तो बहुत पीछे है बीजेपी से भी। ये केवल एक कॉर्पोरेशन का विषय नहीं है, पूरे केरल में वो प्रेजेंस हो गया है। लेकिन जब संघ पिछले कितने साल 80 ईयर्स से ज्यादा काम कर रहे हैं, 1942 से लेकर 220, अभी भी हुआ है ना इलेक्शन में ये, उसके पहले इतना आक्रमण होते हुए भी संघ निशब्द रूप से काम करते जा रहा है। इसके वजह से संघ का जो बल 6000 से ज्यादा शाखा है, 6000 से ज्यादा। इसलिए छोटे केरल जो मैंने बताया, बस्तर ऐसा डिस्ट्रिक्ट का आधा है उसका भौगोलिक, फिर भी उसको 2 करना पड़ा केरल को भी। महाराष्ट्र तो इतना बड़ा भूविस्तीर्ण है, इसलिए तो काम भी है, हमने 4-5 में बांटा है। उस प्रकार केरल को भी डिवाइड करना पड़ा, इतना ज्यादा शाखा है। दोनों एरिया पर 3000 शाखा संघ काम जो चल रहा है। अलग अलग क्षेत्र में संघ का काम भी बहुत शक्तिशाली बनकर आगे बढ़ रहा है। इस शतवार्षिक योजना में सब प्रकार के योजना वहां भी प्रारंभ हो गया। अभी हिंदू चेतना, हिंदू एकता सम्मेलन चल रहा है। मेरे को सुनने को मिला लगभग 8000 से ज्यादा जगह पर अलग अलग प्रकार का कार्यक्रम केरल में हो रहा है, जगह जगह पर कार्यक्रम हो रहा है। पंच परिवर्तन का वो महत्वपूर्ण जो बात है, संघ समाज के सम्मुख रखने के लिए कोशिश कर रहे हैं। आपको मालूम होगा संघ जुबिलीज और एनिवर्सरी सेलिब्रेट नहीं करते। संघ का जो सोच वैसा है, ये सेलिब्रेट करने का मौका नहीं है, ये इंट्रोस्पेक्शन करने का मौका है, एक अवसर है। ऐसा संघ हमेशा वार्षिक को, एनिवर्सरी को, बर्थडे ये सेलिब्रेट नहीं करते हैं। हम सोचते हैं इतना साल हो गया है और इतने साल के अंदर कहां तक हम पहुंचना चाहिए था, वहां तक पहुंचा है क्या या नहीं, इसका एक आत्मनिरीक्षण का समय इस रूप में
हम सब प्रकार के दृष्टि पर ये शतवार्षिक को भी, शताब्दी आयोजन को भी देखते हैं, और आगे क्या क्या पूर्ण करना है जी समाज के अंदर, क्या परिवर्तन करना है। वक्त आ गया है, अभी समाज परिवर्तन का वक्त आ गया है। इसलिए पंच परिवर्तन का विषय पूर्ण विनम्रता के साथ समाज के सम्मुख, संघ के एक योजना के रूप में नहीं है। ये 5 बात अवश्य सामान्य नागरिक करना चाहिए। अपने अपने परिवार को भारतीय पवित्र सनातन संस्कृति युक्त परिवार बनाना चाहिए। परिवार समाज का सबसे नीचे का की कड़ी है, यूनिट है। ये हमारे सोशल साइंस का थॉट है। हिंदू सोशियोलॉजी कहते हैं परिवार है नीचे का सबसे स्ट्रॉन्ग यूनिट बनना चाहिए। वो यूनिट को बिखरन, एक प्रकार के डिवाइड करने का बहुत बड़ा षड्यंत्र भी आजकल कल्चरल मार्क्सिस्ट के नेतृत्व में, कैंसल कल्चर के लोगों के नेतृत्व में, वोकिज्म के लोगों ने करते रहते हैं। इसके खिलाफ हम तो डट कर इसको एक प्रकार का चुनौती देना चाहिए। इसके लिए परिवार को सनातन हिंदू संस्कृति युक्त परिवार बनाना अलग अलग विषय है, उसके अंदर समय के कमी के कारण मैं उसमें नहीं जा रहा हूं। और दूसरा, अपने समाज के अंदर जाति विभेद, जाति के आधार पर अलगावत पैदा करने का कोशिश चल रहा है, उसके खिलाफ में समाज समरसता, सामाजिक समरस, समाज के अंदर सभी लोगों को, यहाँ अंध्यज भी नहीं है, अग्रज भी नहीं है, हम सब एक है, हिंदू हम सब एक है, भारतीय हम सब एक है। ये बात समाज के अंदर देने के लिए सामाजिक समरसता, ये भी आरएसएस का एक योजना के रूप में नहीं है। मैंने पहले ही बताया था, समाज के सम्मुख संपर्क के समय, ग्रह ग्रह संपर्क, हमने परिवार हर घर में संपर्क करने के समय विनम्रता के साथ ये विषय हम उनके सामने रखा है। आपके परिवार में ये करिए, आपके आसपास के लोगों को संगठित करके अपने नाम से ये करो, दैट इज अ सेकंड थिंग। थर्ड थिंग, अपना जो पर्यावरण, कितने भी हम आर्थिक दृष्टि पर आगे बढ़ा है तो भी श्वासोच्छ्वास करने के लिए ऑक्सीजन नहीं मिलते हैं तो क्या स्थिति है आजकल, क्या दिल्ली में अवस्था है। ये सर्दी के दिनों में बहुत सारे परिवार दिल्ली छोड़कर अपने गांव में जा रहे हैं, लीव लेकर जा रहे हैं, सैकड़ों रुपए का जो एक प्रकार का जो लॉस होते हुए भी जा रहे हैं, क्योंकि जी नहीं सकते हैं। थोड़ा सा लंग्स का प्रॉब्लम है तो जी नहीं सकते। आगे चलकर दिल्ली के और भी जगह पर, पुणे में, बॉम्बे में ये बीमारी बढ़ने वाला है। ये राइट टाइम टू एक्ट। पर्यावरण को बचाने के लिए सभी लोगों का दायित्व है। आसपास में हरियाली से भरना चाहिए, ये बातें सब, नदी को बचाना चाहिए। हमारे सब अभी लगभग सभी शहरों में अंडर वाटर का जो लेवल नीचे जा रहा है, पानी नहीं मिल रहा है। कह सकते हैं क्या 15-20 साल पहले पानी पैसा देकर खरीदने का चीज नहीं था, यहाँ सब दूर पानी मुफ्त में मिलते थे। अभी सबसे ज्यादा कीमत वाले जो चीज कमोडिटी बन गया है पानी, वायु भी कमोडिटी बन रहा है। इससे बचना है तो हम पर्यावरण रक्षा के लिए निकलना, ये तीसरी बात है। चौथी बात, पंच परिवर्तन में सबसे महत्वपूर्ण बात है, हमारे स्वदेशी अर्थव्यवस्था को कायम रखना चाहिए। आपको मालूम है किसी एक देश ने, देश के शीर्षस्थ अध्यक्ष या राष्ट्रपति, उनको कुछ लगता है ये अमुक अमुक देश के ऊपर मैं तारीफ लगा दूंगा, ये करूंगा, ये अमुक अमुक देश के राष्ट्रपति को मैं अरेस्ट करके इधर लाऊंगा। इस प्रकार के लोग अगर आ गए तो हमारे इस प्रकार के अथल पुथल होने से राष्ट्र को बचाना है तो स्वदेशी अर्थव्यवस्था पक्का होना। अभी भी हमारे स्वदेशी अर्थव्यवस्था इतना भी आक्रमण होते हुए भी कायम रखने का कारण मैंने जो बताया, वो थोड़ा बहुत समाज ये स्वदेशी अर्थव्यवस्था के ऊपर विश्वास रखते, ये इतना पर्याप्त नहीं है, उससे भी ज्यादा आगे जाना चाहिए। इसलिए स्वदेशी स्व आधारित विचार सब विषयों में, वो अर्थव्यवस्था में केवल नहीं है, हमारे परचेसिंग में, हमारे शिक्षा व्यवस्था में, अपने उद्योगों में, ये सभी में ये जाना चाहिए। पूजनीय मोहन जी भागवत सरसंघ चालक हमेशा कहते हैं, in order to solve the problems which we are facing in the different fields of life, no matter whether it is social issue, whether it is political issue, economic or industry or kala or theater, it can be solved only through a swa-centered approach, self-food स्वदेशी centered approach से ही हमको solve कर सकते। It is necessary. And fifth and most important, last but not the least, that is एक दायित्व युक्त सदस्य बनना चाहिए, देश का नागरिक बनना चाहिए हर एक व्यक्ति।
वी शैल नॉट एक्सेप्ट एवरीथिंग कम फ्रॉम दिल्ली और मुंबई। दिल्ली से सब कुछ आ जाएगा, मुंबई से सब कुछ आ जाएगा, मतलब पॉलिटिकल लीडरशिप से, गवर्नमेंट से सब कुछ मिलना चाहिए। ये मनोवृत्ति से भारतीय समाज थोड़ा आगे जाना चाहिए। नो गवर्नमेंट कैन सपोर्ट यू 100%। लेटेस्ट एक स्टडी बताते हैं प्रत्येक व्यक्ति के आवश्यकता में गवर्नमेंट कैन गिव ओनली 20%। 80% इज टू बी सोल्ड थ्रू पर्सनल लेवल पर, परिवार के लेवल पर, समाज के लेवल पर, अलग अलग संस्थाओं के ऊपर है। सही में वी आर नॉट नोइंग इट, स्टिल वी आर मेकिंग अननेसेसरी नॉइसेस। संघर्ष करेंगे, वो करेंगे, मेरा हक है, ऐसा करके। हक तो है, वो पूरा करने के लिए सरकार तो करना है, वो जरूर करना चाहिए, लेकिन we have to think about ourselves whether we are also doing something। हमारे आसपास में कुछ अनहाइजीनिक अशुद्धि देखा है तो उसको स्वच्छ करने के लिए स्वयं करते हैं क्या, या गवर्नमेंट के खिलाफ हम चिल्लाते हैं क्या? मेरे घर के सामने रोड में क्या हम हमारे घर के वेस्ट डालते हैं क्या, या इसको नष्ट करते हैं क्या? हमारे गांव के जो एक जल संभरणी है, वो कुएं हो गए, पब्लिक जो जगह है, इसको शुद्ध करने के लिए हम कुछ स्वयं करते हैं क्या? ये नागरिक कर्तव्य बोध अभी में नहीं है, ऐसा नहीं बता रहा हूं, बहुत कम है, बहुत कम बहुत कम है। हम जगह जगह पर जाते हैं तो हम देखते हैं हमारे वही नागरिक अन्य देश में अगर होते हैं तो बहुत जिम्मेदारी से पूरा बर्ताव होता है, लेकिन जैसे ही यहाँ आ जाते हैं वो सारी चीजें पता नहीं कहाँ भूल जाते हैं, और हमारा जो सिविक सेंस है वो पूरा यहाँ खत्म होते नजर आता है। इसलिए हम सिविक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स बनना, नागरिक कर्तव्य बोध के बात बताते हैं। ये तो ट्रैफिक रूल को पालन करने से लेकर टैक्स समय पर ठीक तरह से टैक्स भरने से लेकर हमारे महत्वपूर्ण कॉन्स्टिट्यूशन के लॉस को पालन करने के जगह पर, ये सब विषयों में वी हैव टू बिकम रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स। आपने जो सही कहा, मैंने थोड़ा कम है ऐसा बताया, बहुत कम है, वो सही है। हम तो सोचते हैं हेलमेट रखना है क्या, नहीं, पुलिस है तो हेलमेट रखेंगे। हम वन वे को पालन करते हैं क्या? अब एक जगह पर मैं चल रहा था एक कार में, एक रास्ते से लेकर चलते हैं, वहां तो लिखा था वन वे। मैंने पूछा ड्राइवर को, क्यों लेकर चलते हैं? नहीं सर, पुलिस नहीं आए हैं। यानी नियम पुलिस के लिए, हमारे लिए नहीं है। ये सोच से एक देश कैसे आगे बढ़ सकते हैं? इसलिए कुछ लोगों को लेके गए, क्या बात है, एक क्या, ये तो फॉरवर्ड लुकिंग चिंता नहीं है। फॉरवर्ड लुकिंग यानी तोड़ने का है, फॉरवर्ड लुकिंग यानी नाश करने का है। हम सब मिलकर इस देश को क्या यही वजह है कि मतलब मैं अगर दोनों इसकी बात करूं तो वामपंथी कम्युनिस्ट पार्टी भी 100 साल पूरे कर रही है, संघ भी ये कर रहा है। समय समय पर बदलाव, कालानुरूप बदलाव और वैचारिक मंथन करके समाज के लिए क्या दे सकते हैं, उस पर ज्यादा विचार हुआ, ये हो रहा है। ये संघ विचार करते हैं उसके बारे में। मैं क्रिटिसाइज करने करने के लिए नहीं जा रहा हूं, लेकिन यहाँ के पॉलिटिकल पार्टी, स्पेशली दिस लेफ्ट विचार के लोग, हमेशा समाज के हर आयु वर्ग के लोगों के मन में मेरा हक, इट इज माई राइट, आपको क्या ड्यूटी है, वो नहीं सोचते हैं। ड्यूटी के बारे में कहना यानी एक कैपिटलिस्ट विचार है। ये विचार हमारे सर पर कौन डाला है? इसलिए हर जगह पर संघर्ष भरित है, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हर समय पर अध्यापकों के खिलाफ। रिसेंटली मैंने देखा था केरल के एक यूनिवर्सिटी, केरला यूनिवर्सिटी, महत्वपूर्ण यूनिवर्सिटी है, कितने साल पुरानी यूनिवर्सिटी के अंदर SFI, ASF, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, लेफ्टिस्ट ऑर्गेनाइजेशन तोड़ मरोड़ कर यूनिवर्सिटी को अस्वस्थ कर रहे, वाइस चांसलर के ऊपर आक्रमण करने के लिए जा रहे थे। आपको किसी के ऊपर भी आक्रमण कर सकते हैं ना, प्राइम मिनिस्टर को के ऊपर हमला करने के लिए पार्लियामेंट के अंदर ये लोग कोशिश करते हैं। ये सब ये लेफ्ट विचार से, चाहे वो कांग्रेस होंगे, नहीं तो ये सब लेफ्ट विचार से सोचते हैं, राइट के बारे में ज्यादा सोचते हैं। राइट देना चाहिए, बट आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज पुटिंग बिफोर अस रिस्पॉन्सिबिलिटी भी। हमारे जो सिटीजन्स का जो ड्यूटीज के बारे में बताते हैं, इसके बारे में, इसके वजह से है। मैं सामान्यतः इस प्रकार के इंटरव्यूज में नहीं बताते, लेकिन आपने पूछा इसलिए बता रहा हूं। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन को आपके सम्मुख रखकर मैं बताना चाहता हूं। 100 years back संघ was formed, almost 100 years back or more than that Communist Party was also formed।
हाउ बोथ वर फॉर्म्ड, व्हाट वाज द कंडीशन। संघ के स्थापना के समय कौन थे? पूरे भारत में जाने माने कोई लीडर नहीं था, कोई टावरिंग पर्सनालिटी। डॉक्टर हेडगेवार का भी ख्याति कहां थे? केवल सीपी एंड बिदार में थे, उससे ज्यादा नहीं था। वी कैनॉट क्लेम दैट ही वाज एन इंटरनेशनली रेनाउंड लीडर, नो। हमारे फिलोसफी क्या था उस समय? सभी लोग एक प्रकार से आक्रमण करने वाला और डिकूल करने वाला हिंदुत्व फिलोसफी, कोई सपोर्टर्स नहीं था, नॉट ए रोमांटिक विचारधारा नहीं था। सपोर्ट करने के लिए कौन सत्ता थे, पैसा कहां थे? कुछ भी नहीं था। जाने माने मेंबर्स कौन थे? ये भी नहीं था। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के समय क्या था स्थिति? एमएन रॉय से लेकर मानवेंद्र नाथ रॉय से लेकर सभी पहला पोलिट ब्यूरो मेंबर्स, पूरे भारत में छोड़ दीजिए, पूरे विश्व में जाने माने लीडर्स थे। उनको सपोर्ट करने वाला कौन थे? रूस स्वयं। रूस, नॉट ओनली रूस उस समय रेवोल्यूशन होकर बहुत शक्तिशाली बनकर खड़े थे। उनके रूबल का खूब सपोर्ट, उनके पैसा के। सेकंड, कौन, which political party of which nation Communist Party was looking after? Indian Communist Party of India, not Indian Communist Party. Communist Party is always Communist Party of India. Yeah. That means original Communist Party is elsewhere. ये एक ब्रांच है। उसको देखने का जिम्मे किसको दिया था? इंग्लिश कम्युनिस्ट पार्टी को। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंग्लैंड वाज लुकिंग इट। दैट मीन्स व्हाट? उस समय के भारत को दबाकर रखे हुए सत्ताधारियों का सपोर्ट भी थे, इंग्लैंड का सपोर्ट थे, दोनों, पाउंड का भी सपोर्ट, रूबल का भी सपोर्ट। एट टाइम द मोस्ट रोमांटिक आइडियोलॉजी, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, कम्युनिज्म के तरफ युवा लोग सब दौड़ दौड़ के जाते थे। दैट वाज अ कंडीशन। ये दोनों कंडीशंस को आप अगर डाटा में परिवर्तित करके आज के टेक्नोलॉजी के सहारा लेकर कंप्यूटर में डालकर कंप्यूटर को पूछ लीजिए दोनों ऑर्गेनाइजेशन का अभी भारत में क्या स्थिति है, ऐसा पूछा है तो पहला ऑर्गेनाइजेशन यानी संघ, कोई सपोर्ट नहीं है, पैसा नहीं है, सरकार खिलाफ है, कोई टवरिंग पर्सनालिटी लीडरशिप में नहीं है। ऐसे डाटा डालो। कम्युनिस्ट पार्टी का एकदम उल्टा, रूस, ब्रिटेन सहित देशों के सपोर्ट से स्थापना किए हुए, पैसा खूब थे। ऐसे पार्टी के स्थिति क्या थे पूछा है तो पहला पार्ट संघ, वो 1 साल मुश्किल काम किए होंगे ऐसा उत्तर देंगे, क्योंकि सिचुएशन वाज दैट बैड। बट कम्युनिस्ट पार्टी विथ ऑल दिस सपोर्ट सिस्टम, इट वुड बी द रूलिंग पार्टी ऑफ भारत, ऐसा आपको उत्तर देंगे। क्या स्थिति है ऐसा? मैं आरएसएस इज रूलिंग भारत ऐसा मैं नहीं बता रहा हूं, कम से कम ये बता सकते हैं आरएसएस के शाखा से बढ़कर प्रचारक बने हुए एक व्यक्ति अभी आरएसएस भारत को लीड कर रहे हैं। कम्युनिस्ट पार्टी कहाँ है? 100 ईयर सेलिब्रेशन भी नहीं हुआ थे, ऑब्जर्व कर नहीं सकते। इसका कारण समाज इनके सामने नहीं है, व्यक्तियों का राष्ट्र के भलाई के बारे में वो सोचते भी नहीं है। हमेशा एक नेगेटिव डिस्ट्रक्टिव रोल ये लोग प्ले कर रहे हैं। देयर इज नो पॉजिटिव आउटलुक, देयर इज नो कंस्ट्रक्टिव आउटलुक, जोड़ने का विषय नहीं है। स्वयं पीछे रहने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन संघ हमेशा पीछे रहते हैं। मैंने जो बताया था अभी ये 100 ईयर सेलिब्रेशन ऐसा लोग कहते हैं, सामान्य लोग कहते हैं, संघ नहीं कहते। उसमें भी संघ पोलाइटली सभी लोगों को बता रहे हैं ये करने से हमारा समाज आगे बढ़ेंगे, इसके लिए आपका भी मदद चाहिए। नॉट इन द नेम ऑफ आरएसएस, यू कैन डू इट इन योर ओन नेम। ऐसा भारत में अलग अलग प्रकार का कार्यक्रम चल रहा है, इसलिए संघ आगे बढ़ रहा है। संघ सोचते हैं और भी चलने के लिए हजारों मील बाकी है, हमको सोने के पहले कवर करने के लिए बहुत सारा जो दूर बाकी है वो हम चल रहा है, ये है संघ। मैं प्रज्ञा प्रवाह के बारे में आपको पूछना चाहती हूँ। हम केरल की बात कर रहे थे, विस्तार से बात हो रही थी, पंच परिवर्तन की बात हो रही थी। प्रज्ञा प्रवाह का क्या अभी पूरे देश के स्तर पर स्थिति है, ये जानना चाहिए। देखिए, हमारे जो भारत के अंदर 2 प्रकार का सोच है जी। भारत को देखने का एक सोच तो एक भारतीय दृष्टि से भारत के तरफ देखते हैं, दूसरे कुछ लोग हैं अनफॉर्चुनेटली जी पूरी तरह का अभारतीय दृष्टि से भारत को देखने के लिए, समझने के लिए कोशिश करते हैं। ये दोनों के ग्रुप के बीच में सतत वैचारिक संघर्ष भी चल रहा है। एक नॉन इंडियन, नॉन भारतीय फ्रेमवर्क के आधार पर, एक वेस्टर्न विचारधारा के आधार पर भारत को देखने का विचार।
भारत का चिर पुरातन और नित्य नूतन विचार पद्धति से प्रणाली के आधार पर भारत को सोचना ये आवश्यक है। भारत एक जमाने में पूरे विश्व के शीर्ष स्थान पर खड़े थे, ये सभी को मालूम है। इट वॉज प्रूवन फैक्ट। भारत था उस समय का सबसे महत्वपूर्ण पूरे भारत को जोड़ने वाला विचार तो पूरी तरह भारतीय विचार था। लेकिन बिकॉज ऑफ द कॉलोनियल रूल, उसके पहले हुए मुगल या उस प्रकार का आक्रमण के वजह से हमारे इस श्रेष्ठ विचार को कुछ कमजोरियां आ गई। कमजोरी स्वाभाविक रूप में, आक्रमण तो सबसे ज्यादा कहाँ हुई है सोच लीजिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर भी। केवल धार्मिक आस्था के केंद्रों में आक्रमण हुआ ऐसा नहीं कर सकते, थोड़ा तो हुए हैं मंदिरों को तोड़ने के लिए, लेकिन उसके साथ साथ मुगल आक्रमण काल से ही लेकर आप देख लीजिए हमारे हंगे शीर्षस्थ शिक्षा केंद्रों के नष्ट कर दिया। जहां हमारे विचार को, जो मैंने पहले बताया, ये श्रेष्ठ भारतीय विचार चिर पुरातन के साथ साथ नित्य नूतन विचार, ये नित्य नूतनत्व लगातार प्रयास करने से ही ये नित्य नूतनत्व को कायम कर सकते हैं। उस प्रोसेस को खत्म करने के लिए कोशिश किया मुगलों के आक्रमण, इसलिए आश्रमों का, शिक्षा केंद्रों का, शोध केंद्रों का आक्रमण हुआ। हमारे यहाँ के विशिष्ट बृहत ग्रंथशालाओं के उनको जलाया उन्होंने। इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड पर बहुत बड़ा आक्रमण हुआ था। इसको फिर ठीक करने के लिए बहुत सारा प्रयास हुआ था, लेकिन उस बीच में यूरोपियन आक्रमण हुआ। यूरोपियन आक्रमण के कालखंड में कॉलोनियलिस्ट ने, वादियों ने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया हमारे विचार पद्धति को। वो बहुत पीछे गया, हमारे सर पर उन्होंने डाला है ये भारत ऐसा कहने वाले आपके ये इंडिया है ना, ये हमारा देन है, हम आने के बाद ही ये इंडिया बनाकर आपको दिया है। हमारे प्रयास के वजह से हमने इंग्लिश एजुकेशन लाने से अब सिविलाइज्ड बन गया है। हमको एक दायित्व था, दैट इज सिविलाइजेशनल दायित्व, आपको सिविलाइज करने के लिए। इस प्रकार के कुल मिलाकर विचार हमारे सर पर डालने के लिए हिस्ट्री में उन्होंने तोड़ मरोड़ के विचार रखा है। हिस्ट्री को 3 भाग में उन्होंने बांटा। एक ये सब उन्होंने वेस्टर्न फ्रेमवर्क के आधार पर किया जी। वेस्टर्न देश में 3 कालखंड है हिस्ट्री में, एक एंशियन कालखंड, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन, एक आधुनिक। प्राचीन काल का वहां के डेफिनेशन है डार्क एज है। भारत के अंदर भी उन्होंने बताया प्राचीन काल था, वो किसका कालखंड था? हिंदुओं के। उसका दूसरा नाम, तीसरा नाम क्या है? डार्क एज। उस कालखंड में सांपों का, पर्वतों का आराधना करके जाते थे, वो कोई कल्चर नहीं था, बर्बर संस्कृति का लोग था। ये भी कहा वो नेक हंटर्स थे, यानी अन्य समाज के लोगों का, अन्य हिंदुओं का भी, अन्य लोगों के, अन्य जाति वर्गों के लोगों के नेक को कट करने वाले लोग हैं। ये स्थिति है। और मध्यकाल आए मुगल लोग आए, तब थोड़ा कल्चर आना प्रारंभ किया, इसलिए उन्होंने नाम दिया ये मध्यकालीन युग, यानी थोड़ा बहुत भारत में प्रकाश आना प्रारंभ किया। इसके वजह से मुसलमान लोग आने की वजह से ये भी हमारे सर पर डाला। देन आधुनिक काल, मॉडर्न हिस्ट्री, आप किसी भी हिस्ट्री स्टूडेंट को पूछ लीजिए, उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण परिवर्तन कब आया? वेस्ट में मॉडर्निटी आने के साथ साथ भारत के अंदर भी उसके कुछ भल, यहां भी उन्होंने कृपा से आपके ऊपर सिंपैथी थे, इसके वजह से आपको दिया है। इस प्रकार हिस्ट्री बनाया। एजुकेशन सिस्टम को पूरी तरह धराशायी करके महात्मा गांधी जी भी दुख के साथ इंग्लिश लोगों के चेहरे पर देखकर बताए, यू हैव डिस्ट्रॉयड, अप्रूटेड मेरा एजुकेशन सिस्टम विच वाज ए ब्यूटीफुल ट्री। एक खूबसूरत पेड़ था हमारे शिक्षा पद्धति, इसको आपने ये ब्यूटीफुल ट्री, ये प्रयोग धर्मपाल जी ने एक पुस्तक में परिवर्तित किया है। ये सब था, ये सब ठीक करने का मौका कब था? इट वाज ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी व्हेन वी गॉट फ्रीडम। 1947 अगस्त 14 and 15 के बीच का जो आधे रात को हम स्वतंत्र हो गया, इट वाज ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी, बट वेदर वी हैव यूज्ड इट, हमने यूज किया है क्या? हमारे पहला प्रधानमंत्री शुरू किया किस वजह से? ही वाज आल्सो ए टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ लुकिंग भारत इन ए अभारतीय वे। इसलिए है ना, टिस्ट विथ डेस्टिनी ऐसा बहुत महत्वपूर्ण भाषण कहते हैं। स्वतंत्रता दिन के पहले दिन का उनका भाषण कैसे शुरू किया है? उन्होंने बताया, वी आर ए नेशन इन मेकिंग। व्हाट डज इट मीन?
हम एक राष्ट्र, हमारे ये राष्ट्र निर्माणाधीन राष्ट्र, यानी ये राष्ट्र है क्या? निर्माणाधीन है। देखिए, एक रोड निर्माण में है, इसका मतलब क्या है? रोड नहीं है वहां। कोई चांस है क्या रोड बनने के लिए? बोथ डिपेंड्स अपॉन सो मेनी थिंग्स। अभी आई एम इन द प्रोसेस ऑफ ओपनिंग दिस डोर, ऐसा बता है तो डोर अभी शट है, कल भी शट था, यानी क्लोज था, बंद था। अभी मैं ओपन करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। मतलब वर्तमान में भी वो राष्ट्र नहीं है, कल हो सकते हैं क्या? 50% चांस है। दैट मीन्स भूत में भी, भविष्य, वर्तमान में भी, भविष्य में भी राष्ट्र नहीं, ऐसा घोषणा करते हुए शुरू किया। दैट वाज एन अभारतीय वे ऑफ सीइंग भारत। हिस्ट्री के बारे में क्या किया? ब्रिटिश लोगों ने बनाए हुए वो गलत हिस्ट्री को परिवर्तित करने के लिए प्रामाणिकता से प्रयास किया है क्या? प्रयास शुरू किया था आरसी मजूमदार के नेतृत्व में, उसको भी बीच में रोक दिया। फिर दिया कम्युनिस्ट हिस्टोरियन ताराचंद को, दिया यहाँ के जो कम्युनिस्ट इतिहासकारों को। उन्होंने क्या किया? उन्होंने केवल ब्रिटिश लोगों ने लिखकर रखा हुआ पुस्तकों के फुल स्टॉप को कोमा बनाया, कोमा को कॉलन बनाया, कॉलन को सेमी कॉलन बनाया, पुस्तक के कलर ब्लू से रेड किए होंगे, बस उतना ही है। वही वो भी चल रहा है। पहले जब भाषा के नीति क्या होना चाहिए इसके बारे में चर्चा चल रहा था, व्हाट वाज द रिमार्क मेड बाय द ग्रेट प्रधानमंत्री ऑफ भारत। मैंने केवल एक व्यक्ति के ऊपर ही नहीं कर रहा हूं, इट्स अ स्कूल ऑफ थॉट। वो स्कूल ऑफ थॉट का खासियत के बारे में मैंने पहले बताया, इट्स एन अभारतीय दृष्टिकोण का स्कूल है। वो स्कूल वाले व्यक्ति ने क्या कहा? बहुत सारे लोगों ने बताया स्वतंत्रता हमको मिला है, अभी हमारा भाषा सही भारत के भाषा होना चाहिए, वो संस्कृत है। हमारे ज्ञान दर्शन का जो सभी व्यवस्था संस्कृत में ही है। उस खजाना को खोलना है तो, ओपन करना है तो वो कुंजी चाहिए, वो कुंजी संस्कृत में ही है, नहीं तो संस्कृत है वो की। इसलिए संस्कृत में प्रारंभ करना। कौन कौन प्रस्तुत किया? बाबा साहब अंबेडकर बताया नेहरू जी को वो चर्चा में, संस्कृत हमारे भाषा इस रूप में। व्हाट वाज नेहरू's रिप्लाई? नेहरू ने जो बताया, संस्कृत इट्स अ डेड लैंग्वेज, संस्कृत एक मृत भाषा है, ऐसा बताया। अभी भी वो परिवर्तन, उसमें से परिवर्तन करने में बहुत मेहनत करना पड़ेगा। सो देयर आर सो मेनी इंटेलेक्चुअल इश्यूज व्हिच वी आर फेसिंग। हम तो भारत को विकसित बनाना चाहते हैं, तो ये भारतीय विचार को वापस लाना पड़ेगा, पूरा रिक्लेमिंग और करना। सबसे बड़ा विषय एक सेंटेंस में अगर बताना है तो ग्रेट एजुकेशनिस्ट कोठारी जी ने जो बताया है, यहाँ के एकेडमिक इंटेलेक्चुअल इश्यू क्या है, यहाँ के सभी एकेडमिशियंस का एकेडमिक थॉट हैज बीन शिफ्टेड। उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, उन्होंने एक इंजीनियरिंग भाषा के आधार पर बताया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एकेडमिक हैज बीन शिफ्टेड टुवर्ड्स वेस्ट। हमारा जो काम क्या है ट्रू एकेडमिशियंस का, टेक इट बैक फ्रॉम देयर, पुट इट एट द क्लियर पोजीशन। भारत सेंट्रिक अपना एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए, इंटेलेक्चुअल सिस्टम होना चाहिए। ये करने से हम आगे बढ़ सकते हैं। इस विचार को सामने रखकर प्रज्ञा प्रवाह का जो खड़न हुआ है जगह जगह पर, यहाँ पुणे में, पश्चिम महाराष्ट्र एरिया में प्रबोधन मंच के नाम से, केरल में भारतीय विचार केंद्रम के नाम पे, गुजरात में भारतीय विचार मंच के नेतृत्व में, पंजाब हरियाणा में पंजनद शोध संस्थान इस नाम पे, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में कई जगह पर देवभूमि विचार मंच इस नाम से, विजिल इस नाम से, तमिलनाडु में देशीय चिंतन पैरवी इस नाम से 33 organizations have been started by Sangha Swayamsevaks in their respective states. Prajna Pravaha ke, I am not saying that Prajna Pravaha has got units or these units are affiliated to Prajna Pravaha. These all separate movements which were started by Swayamsevaks, संघ के कार्यकर्ता लोग, प्रभावित लोग, ये सब मिलकर एक बॉडी, सेंट्रल बॉडी, वो है प्रज्ञा प्रवाह। अभी जो बहुत सारा परिवर्तन आ रहा है, मैं स्वयं इसके बारे में मेरे पीठ में स्वयं थपथपाने से क्या फायदा है, समाज देख रहे क्या परिवर्तन आ रहा है। अभी एनईपी से लेकर अपने जो संस्कृत को फिर भी मुख्य स्थान मिलने से लेकर वंदे मातरम पूर्ण रूप में भारत में वापस आने के बीच में भी भारत में चल रहा है एक राष्ट्रीय वैचारिक आंदोलन। राष्ट्रीय वैचारिक आंदोलन में ऐसा न करो, एक नेशनलिस्ट थिंक थॉट रेवोल्यूशन,
इसका बहुत बड़ा योगदान है। समाज के भिन्न भिन्न एरिया पर रहने वाले लोगों को एक स्टेज पे लाने का जो विचार में लोग विचार करना प्रारंभ किया है। अभी सबसे ज्यादा एजुकेशन एरिया में चर्चा करने वाला टॉपिक क्या है अभी? भारतीय ज्ञान परंपरा। भारतीय ज्ञान परंपरा पे सबसे ज्यादा, कितने लोगों को कितने हद तक इसके पूरा जानकारी है वो दूसरा विषय है, लेकिन हर कॉलेज में अभी गत 7-8 साल के अंदर ये विषय बहुत महत्वपूर्ण चर्चा में आ गया। एट अनदर विषय एकेडमिक क्षेत्र में ज्यादा चर्चा करने का विषय बन गया डीकॉलोनाइजेशन। वी हैव टू डीकॉलोनाइज आवरसेल्फ। हैव यू हर्ड अवर सम 20-25 इयर्स बैक डीकॉलोनाइजेशन सबसे महत्वपूर्ण बात है, ऐसा सुना है क्या? ये सब मैं एक प्रकार के बता रहा हूं, केवल प्रज्ञा प्रवाह ने किया ऐसा मैं नहीं बता रहा हूं। संघ के काम के कारण, प्रज्ञा प्रवाह के काम के कारण, प्रबोधन मंच के कारण, लगातार चल रहे एकेडमिक एक्टिविटीज के कारण, जो जनरेट किए हुए अलग अलग कंटेंट्स के कारण। मैं तो कल परसों गुजरात में था, उस सेमिनार में आए हुए अन्य विचार, अन्य मतलब संघ के विचारक के व्यक्ति नहीं है, एक डिबेट के लिए उनको भी बुलाया था। वो बता रहे थे, देखिए आजकल बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलते हैं। एक जमाने ऐसा था केवल लेफ्टिस्ट कंटेंट ही आ रहे थे, अभी मैं ऐसा नहीं बता रहा हूं ज्यादा अभी भारतीय विचार का पुस्तक आ रहे हैं, ऐसा नहीं, लेकिन कंसिडरेबल संख्या में आना प्रारंभ हो। एक आश्चर्य मुझे लग रहा है। एक महीने पहले मेरा पुस्तक, एक नया पुस्तक लिखा है नेशनल सेल्फहुड इन साइंस करके, उस पुस्तक का डिस्कशन JLF में हुई, जयपुर लिट फेस्ट में। मैं सोच रहा हूं वो भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। जयपुर लिट फेस्ट में RSS का एक प्रचारक लिखे हुए पुस्तक के चर्चा करने का स्टेज मिला जी। वहां के जो साइडलाइट्स में जो चर्चा हुई, उस समय भी बहुत सारे विचारक वहां आए हुए लोगों ने शेयर किया। बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है। किस हद तक टटे रहेंगे हमको पता नहीं, दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट इट एज सच, बट स्टिल दे आर एग्रीइंग। So these are all transformations happening because of this nationalist thought और नेशन फर्स्ट विचार, राष्ट्र सर्वोपरि विचार के वजह से भारतीय दृष्टि पर भारत को देखना, विश्व को देखने का जो पर्टिकुलर विचारधारा के महत्व अभी हमको देखने को मिलते हैं, इसमें प्रज्ञा प्रवाह का जो रोल प्ले कर रहे हैं। आपण हिंदीमध्ये ऐकत होतो, नंदकुमारजींनी अतिशय विस्ताराने आपल्याला सगळ्या गोष्टी समजावून सांगितलेल्या आहेत। संघ आणि आपण एकीकडे डाव्या चळवळीचा विचार जर केला तर दोघांनाही 100 वर्ष पूर्ण होत आहेत। यामध्ये संघाचं जे वैचारिक अभिसरण आहे किंवा सामाजिक अभिसरण आहे ते ज्या प्रचंड मोठ्या प्रमाणात होत आहे, त्याला नेमकी कारणं काय आहेत, तुमचं काय मत आहे ते आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये अवश्य कळवा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। धन्यवाद।